एक करोड़पति की पत्नी जिससे उसने प्यार करके शादी की थी वह एक झोपड़ी में पड़ी हुई है, झोपड़पट्टी के अंदर। जब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो उसी समय वो झोपड़ी से निकलती है और निकलने के बाद अपने पति की कंपनी में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपने पति से कहने लगती है कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो। लेकिन तभी जो पति है वो मना कर देता है, कहता है कि मेरे बेटे के लिए तो तुम काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो, तो उससे मिलने का ख्वाब तो छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है तो मैं तुम्हें एक बंगले के अंदर एक कमरा दे सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारी देखरेख के लिए नौकर चाकर रहेंगे और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माँ जो होती है वह इस बात को सुनकर रोने लगती है, कहती है कि नहीं, एक बार मेरे बच्चे से मिला दो, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो अब ये मुमकिन ही नहीं है। कौन थी वह माँ और किस वजह से करोड़पति की पत्नी होने के बावजूद भी वह उस झोपड़पट्टी में पड़ी हुई थी जबकि उन दोनों ने प्यार करके शादी की थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के धारावी इलाके के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है रमेश। रमेश जो कि अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है और उसने पढ़ाई लिखाई करके अपनी मेहनत पर एक कंपनी में जीएम की पोस्ट हासिल की है, यानी कि जनरल मैनेजर। बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती है। अब उसी कंपनी के अंदर एक लड़की भी काम किया करती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी जो कि पीछे से बहुत ही अमीर परिवार की लड़की है, लेकिन उसे सेल्फ डिपेंड रहना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर रहना चाहती है और इसीलिए वह इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी उस कंपनी में अकाउंटेंट देखा करती है और वहां पर काम करके अपने खुद के पैसे कमाया करती है। उसके पिता बार बार उससे कहा करते हैं कि बेटी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो बेटी है वो कहती है कि नहीं पिताजी, इंसान को हमेशा तैयार होना चाहिए, न जाने कब कैसी मुसीबत उसके ऊपर आ जाए। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो साक्षी है वह अपने उसी कंपनी में काम करती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन रमेश और साक्षी दोनों की मुलाकात हो जाती है और जैसे इन दोनों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर पहली नज़र में न जाने ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक दूसरे को पसंद तो करने लगे थे, लेकिन अभी तक किसी ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और दिनों के साथ साथ इनका मिलना जुलना भी ज़्यादा ही बढ़ जाता है और तभी एक दिन अचानक से जो साक्षी है वह अपने प्यार का इजहार रमेश से कर देती है। अब जैसे रमेश इसकी बात सुनता है तो उसके बाद वह भी अपनी तरफ से प्यार का इजहार करता है और यहाँ पर जब दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया था तो उसके बाद जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं तो हम एक साथ ही शादी करेंगे। इस बात को सुनकर रमेश कहता है कि ठीक है, शादी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे घर वाले हैं तो उनसे पूछ लो, क्योंकि मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। इस बात को कहते हुए रमेश थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी जो साक्षी होती है एकदम उसे अपने गले से लगाती है। कहती है कि अब तक तो कोई नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा कोई इस दुनिया में है। यानी कि उन दोनों को गहरा वाला प्यार हो गया था और उसके बाद रमेश और साक्षी ये तय करते हैं कि वो शादी करेंगे और इसीलिए जो साक्षी है वो अपने पिता से इस बारे में बात करने लगती है। लेकिन पिता जैसे सुनता है कि एक जीएम के साथ वो शादी करना चाहती है तो उसके बाद वो उसे धमकाने लगता है। कहता है कि देखो बेटी, वो नौकर है और मेरे पास ऐसी कई कंपनियां हैं, तो तुम्हें उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो तुम्हारी जिद थी जो मैंने तुम्हें उस कंपनी में काम करने दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से किसी नौकर से शादी करो। अब इस बात को सुनकर बेटी फिलहाल तो चुप रह जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास बहुत सारा रुपया पैसा है और उस पैसे का फ़ायदा उठाकर ये उनके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से वह फिलहाल तो चुप रहती है, लेकिन उसके बाद रमेश को लेकर कोर्ट मैरिज कर लेती है। चुपचाप उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और जब कोर्ट मैरिज हो गई थी तो उसके बाद वो अपने पिता को रमेश से मिलाती है और कहती है कि पिताजी ये देखो, ये है मेरा पति और हम लोगों ने अब कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बात को सुनते पिता आग बबूला हो जाता है और कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। एक नौकर के साथ शादी करके तुम इस घर में तो क्या, मेरे दिमाग में और दिल में भी नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद ना तो तुम मेरी बेटी हो, ना ही मैं तुम्हारा पिता हूँ और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जो पिता है वो उन्हें निकलने के लिए जब कहता है तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि साक्षी ने पहले ही रमेश को बता दिया था कि मेरे पिता जरूर मुझे निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग फ्री रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए ऐसा किया था। लेकिन जैसे ही वो लोग अब अलग से रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि रमेश के घर पर ही साक्षी चली गई थी और वहीं पर रहा करती थी, दोनों एक साथ ड्यूटी किया करते थे। तो जो
साक्षी का पिता होता है, उसने न जाने कैसी दुश्मनी अपनी बेटी और दामाद से बांध ली थी और इसी दुश्मनी के चलते वह अपनी जो बेटी होती है उसकी नौकरी छुड़वा देता है और इधर जो रमेश होता है उसकी भी नौकरी छुड़वा देता है। अब दोनों की नौकरी छूटने के बाद ये दूसरी जगह ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पिता का दबदबा कुछ इस तरह का था कि सभी कंपनियों से कोई ना कोई लिंक उसका निकल आया करता और वहां पर वह उन्हें नौकरी नहीं लगने देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों तक जब उन दोनों की कोई भी नौकरी नहीं लगती तो यहाँ पर जो साक्षी वो समझ जाती है कि ये सब कुछ मेरे पिता का किया धरा है, क्योंकि पहले भी वो जलन के कारण ऐसा कई बार कर चुके थे। और इसीलिए जो साक्षी है वो रमेश को समझाती है, कहती है देखो पिताजी हमें ऐसे नहीं जीने देंगे, इससे अच्छा ऐसा करते हैं कि शहर ही बदल देते हैं। अब यहाँ पर जब रमेश ये बात सुनता है तो उसके बाद वह भी इस बात में सहमति जताता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं, बताओ कहाँ चलना है। तो उसके बाद जो साक्षी होती है वो कहती है कि यहाँ वहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें काफ़ी दूर जाना होगा और हम लोग दिल्ली चलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो रमेश है वह भी तैयार हो जाता है, क्योंकि साक्षी से बेइंतहा प्यार किया करता था और उसके साथ वहां से सीधा दिल्ली आ जाता है। यहां पर आकर जब वह कंपनियों में काम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जो साक्षी का पिता होता है वह यहां पर भी उनका पीछा करता है और सभी तरह के कॉन्टैक्ट निकालने के और उन्हें यूज करने के बाद रमेश और साक्षी को नौकरी ही नहीं लगने देता। अब इसी तरह से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद खाने पीने के जो वांदे हो जाते हैं तो यहाँ पर जो रमेश होता है और जो साक्षी होती है वो सोचने लगते हैं कि अब जीवन कैसे व्यतीत होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो रमेश है वो एक ऐसा फैसला करता है जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला तो था, लेकिन उसे करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो रमेश है वह अब एक साइट पर यानी कि जहां पर बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है वहां पर मजदूरी करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके ससुर जी यहां भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो वो बड़ी नौकरी तो उसे करने नहीं देंगे, तो क्यों ना मजदूरी ही कर लेता हूं, अपने परिवार को तो पालना ही होता है। इसके बाद जो रमेश होता है वह वहां पर मजदूरी करने लगता है। जिन हाथों से छोटी छोटी फाइलें उठाया करता था उन हाथों से आज बड़ी बड़ी ईंटें उठाया करता है और जो मसाला होता है उसको पकड़ाया करता है और सीमेंट के कट्टे उठाया करता है, लोहे की सरियाँ उठाया करता है। यहाँ पर जब रमेश दिन भर मेहनत करके शाम को घर जाता है तो जो साक्षी होती है उसके हाथों को देखकर रोने लगती है और कई बार आंसू उसके हाथों पर टपक जाते हैं। तो रमेश कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा और कोई भी चिंता मत करो। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। भले इनके पास गरीबी थी लेकिन ये लोग अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यहाँ पर साक्षी को एक बच्चे का जन्म होता है और जैसे उस बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर जो साक्षी है वो बड़ी खुश होती है। पहले तो इधर जो रमेश है वो भी बड़ा ही खुश होता है, लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे लगभग 3 से 4 महीने बीतते हैं तो साक्षी के दिमाग में ढेर सारी बातें चलने लगती हैं। वो सोचती है कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं, मेरा जो बेटा है वो भी झोपड़पट्टी में रहेगा और इन्हीं बच्चों के साथ जो ये बच्चे खेला करते हैं इनके साथ खेल कूद कर बड़ा होगा और वो तो जिंदगी को उस नजरिए से देख ही नहीं पाएगा जिस नजरिए से मैंने कभी जिंदगी को देखा था। यानी कि उसने अमीरी भरी लाइफ जी थी और उस लाइफ के बारे में वह अपने बच्चे के लिए सोचने लगती है। सोचती सोचती वह काफी ज्यादा परेशान होती है और फिर अपने पति की तरफ सोचती है कि अगर इससे शादी ना करती, इससे प्यार करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी वजह से उसे अपने बच्चे और अपने पति दोनों से अजीब सी नफरत हो जाती है। इस नफरत के चलते यहाँ पर जो साक्षी है वो इधर उधर देखने लगती है और तभी अचानक से उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, जिस व्यक्ति का नाम होता है विश्वास, जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर था और जो बिल्डर था वह बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और ढेर सारा रुपया पैसा उसके पास था। अब साक्षी जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और जब साक्षी की नज़र विश्वास से मिलती है तो उसके बाद विश्वास भी उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर दोनों को कुछ ही दिनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल साक्षी इसे अपने प्रेम जाल में फंसाती है, क्योंकि उसे पता है कि बिल्डर है और उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। तो इसी वजह से जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो उसके बाद जो साक्षी होती है वह उससे बातें कर लेती है और कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो विश्वास होता है वह उसका साथ देता है और उसके बाद एक दिन अचानक से जब उसका बेटा 6 महीने का था तो उसी समय जो साक्षी होती है वह अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है और वहां पर लेटर लिखकर गई थी। यानी कि बेटा भी घर के अंदर बंद था और उस लेटर को वहीं पर छोड़कर गई थी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम इस लायक ही नहीं हो, कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास नोटिस आएगा तलाक का और उसके बाद उन पर साइन कर देना। इस बात को छोड़कर वह यहाँ से चली जाती है और जैसे ही
जो लड़का होता है रमेश, वह मजदूरी से शाम को घर लौटता है तो उसे घर का ताला लगा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वह पड़ोस में जब पूछता है तो चाबी वहां पर मिल जाती है, क्योंकि अक्सर जब कभी साक्षी कहीं बाहर जाया करती तो वहां पर चाबी दी जाया करती है। तो इसी वजह से वह पड़ोसन से चाबी लेता है और जैसे दरवाजा खोलता है तो उसका बेटा उसे फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई देता है और वहीं पर एक लेटर पड़ा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद रमेश की पूरी जिंदगी एक पल में ही तबाही हो जाती है और उसे लगने लगता है कि वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले। लेकिन तभी यहां पर वह उस मासूम बच्चे की तरफ देखता है और उसके बाद फौरन से अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध वगैरह पिलाता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसका पिता हूं और मैं इसका भरण पोषण अच्छी तरह से करूंगा, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर जो पिता है वो अपने बच्चे को पालने लगता है और जैसे ही अगले दिन वह साइट पर जाता है तो वहीं पर जो मिस्त्री होता है, यानी कि जो चिनाई किया करता था, वो तो नहीं आया था, केवल यही आया था। अब अगले दिन उसे पैसे भी चाहिए थे और तभी जो ठेकेदार है वो कहता है कि भाई आज छुट्टी कर लो और कल आ जाना। लेकिन तभी यहाँ पर जो रमेश है वो कहता है कि देखिए साहब, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, घर में एक छोटा बच्चा है और आप कैसे भी करके एक मिस्त्री का इंतजाम करो। लेकिन जो ठेकेदार है वो कहता है कि भाई कोई भी मिस्त्री नहीं है, आज वो लोग छुट्टी मनाकर कहीं गए हैं, कुछ ना कुछ काम आ गया होगा उनको। तो उसके बाद यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं चिनाई कर लूँ, ये सीधी सीधी चिनाई तो है। अब इस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि क्या तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर रमेश के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि वो एक कंपनी का जीएम रह चुका था, तो उसे इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी और काफ़ी दिनों से मजदूरी करते करते वह इतना तो समझ ही गया है कि किस तरह से मसाला लगाना है और किस तरह से जो ईंटें हैं वो काम करेंगे। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो रमेश होता है वह कहता है कि हाँ सब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि ठीक है, करके दिखाओ। तो जो रमेश होता है वो आज पहली बार मिस्त्री की पोस्ट पर खड़ा होता है और उसके बाद वहां पर ईंटें लगाने लगता है। लेकिन जब ये ईंटें लगाता है तो इसका हाथ इतना सदा हुआ था, क्योंकि कन्नी वगैरह भी पहले भी पकड़ लिया करता था। कन्नी वो होती है जिससे मसाला ईंटों पर लगाया जाता है, दीवार पर डाला जाता है, तो कन्नी को वो वैसे भी पकड़ लिया करता था। और उसके बाद जब वो कन्नी पर हाथ चलाता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो मसाला होता है, यानी कि जो सीमेंट का मिक्सचर होता है, उसकी बर्बादी नहीं करता है और बहुत ही साफ सीधी इसकी चिनाई थी जो चल रही थी। अब इस चीज को देखने के बाद यहां पर जो ठेकेदार होता है वो बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि तुम तो परफेक्ट मिस्त्री हो और तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते। तो यहां पर जो रमेश है वो कहता है कि सच में मैं परफेक्ट हूं। तो वो कहता है कि हाँ सच में परफेक्ट हो और आज से तुम ऐसा करो, खुद ही ठेके लेने लगो। इस बात को सुनकर रमेश जो होता है वह भी मनी मन सोचता है कि बात तो सही है और इसी वजह से वह कहता है कि ठीक है, देखते हैं साहब जो होता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वो खुद चिनाई करता है और उसके बाद एक दिन जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि यार तुम्हारे लिए एक ठेका है, अगर तुम लेना चाहो तो काम तो छोटा ही है, लेकिन उसको अगर तुम पूरा कर दोगे तो थोड़ा बहुत मुनाफा जरूर मिल जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो रमेश है वो सोचता है कि अगर मैंने अच्छी तरह से काम किया तो बच्चे के भविष्य के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा रहेंगे और इसी वजह से वो उस ठेके को लेने के बारे में तो सोचता है, लेकिन फिर एकदम सोचता है कि मैं मजदूर कहां से लेकर आऊंगा। तो इसी वजह से उसे डर भी था कि कहीं घाटा ना हो जाए और वो घाटे का ही सौदा था। शायद यहां पर जो ठेकेदार है उसने जानबूझकर वो ठेका उसे दिया था ताकि वह उसमें से कुछ बचा ना पाए। तो इसी वजह से, डर की वजह से वह 4 अपने मजदूर दोस्तों से बात करता है और कहता है कि देखो एक ठेका है और वो इतने रुपए का है, अगर वो पूरा हम टाइम पर कर देते हैं तो उसके जितने भी पैसे आएंगे उसको बराबर हम आपस में बांट लेंगे। इस बात को सुनकर जो मजदूर होते हैं पहले तो आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर जब वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, तो वह भी तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो रमेश होता है उस ठेके को इतनी अच्छी तरह से पूरा करता है कि उसमें मुनाफा काफी ज्यादा उसने कमा लिया था। यानी कि जैसे अंदाजा लगाकर उस काम को और मिस्त्री 60 दिन में कंप्लीट करता तो उसने वो काम 45 दिन में कंप्लीट कर दिया था और यहाँ पर उसके पास 15 दिन की मजदूरों की लेबर बच चुकी थी। अब ये इतनी सारी बचत देखकर उसके दोस्त उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उसके बाद वह खुद से अपने छोटे छोटे ठेके लेने लगता है और धीरे धीरे करके बड़े बड़े ठेके भी लेने लगता है। अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाता है और धीरे धीरे करके जब उसका बच्चा स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करता है तो तब तक जो रमेश होता है वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था। उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली थी। उस कंपनी के अंदर ढेर सारे लोग काम किया करते थे और उसका बेटा भी आकर इस काम को सीखा करता था। जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसी समय वो पूछा करता था कि पापा मेरी माँ कहाँ है। तो यहाँ पर रमेश ने बोल दिया था कि बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें 6 महीने को छोड़कर ही इस दुनिया
चली गई थी, यानी कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर बेटा भी सभी बातों को समझता है और वह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगता है। काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है और अपनी होशियारी और चालाकी को जब अपने पिता के सामने दिखाया करता है तो पिता भी बड़ा ही खुश हुआ करता है। यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा था और रमेश अपने जीवन को एंजॉय के साथ जी रहा था। उसने कई सारे अपने बंगले भी ले रखे हैं और वह बंगले बना बनाकर बेच भी दिया करता है। तो इसी वजह से अब रमेश के पास धन की दौलत की कोई भी कमी नहीं है। और इधर यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह एक झोपड़पट्टी में रहा करती है और वहीं पर काम करके अपना समय बिताया करती है। यहाँ पर उसे काम भी ऐसा ही मिला करता है, यानी कि दूसरों के घरों में काम करने का, क्योंकि कंपनी में काम ना मिलने की वजह से वह अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और इसी वजह से इस झोपड़पट्टी में रहकर काम किया करती है। अब तभी एक दिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और इसी खराब तबीयत के चलते जब उसे लगता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो इसी वजह से वह अपने पति से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि रमेश जो है वो बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका है और वह सब कुछ उसके बारे में जानती है, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन जब उसे लगता है कि अब अंतिम समय है और अब तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो उसके बाद वह सीधा उसके पास पहुंच जाती है। जैसे वो बिल्डिंग पर जाती है, यानी कि उस बिल्डिंग में जाती है जहां पर उसका ऑफिस था, तो वहां पर जो गार्ड होते हैं उसके कपड़ों को देखकर उसे जज करते हैं और एकदम से उसे रोकने लगते हैं। कहती है कि देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन तभी यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि आपके साहब को बुला, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन तभी ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साहब आप जैसी से बात नहीं करेंगे, आप बाहर ही रुको, हम लोग खबर भिजवाते हैं अगर वो आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो खबर भिजवाते हैं, कहते हैं कि साहब देखो कोई बेकारण है और यहाँ पर कह रही है कि आपसे बात करेगी, आपको वो जानती है, क्या आप उसे जानते हो या फिर मैं उसे भगा दूं। अब इसके बाद यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप वहीं पर रोक कर रखो उसे। उसके बाद रमेश यहाँ पर आता है और जैसे ही अपनी आंखों के सामने इतने दिनों बाद साक्षी को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन तभी जो साक्षी है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है, कहती है कि रमेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ना आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर रमेश हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरी बार बच्चे को देखना चाहती है, क्या कारण है इसका, क्योंकि अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी जितना वो समझ रही थी। और उसी वजह से यहाँ पर जो रमेश है वो पूछने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम आखिरी बार बोल रही हो, अभी तुम्हारी इतनी उम्र कहाँ है। तो यहाँ पर जो साक्षी है वो कहती है कि वो दरअसल मैं बीमार हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। इसके बाद जो रमेश है वो पूछने लगता है कि बीमार क्यों हो, क्या तुम्हारा करोड़पति जो साथी था जिसके साथ तुम भाग कर गई थी उसने तुम्हें अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाया। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए रमेश को अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि हाँ गई तो थी उसके साथ, सोचा था कि उसके साथ जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा, लेकिन जैसे मैं उसके साथ कुछ दिन रहती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझसे शादी कर लो तो उसके बाद वह बार बार टाला करता है और मेरे साथ रिलेशन में आने की कोशिश करता है। लेकिन मैं उससे साफ बोल देती हूँ देखो हम दोनों के बीच में रिलेशन जब बनेगा जब हमारी शादी हो जाएगी। और जब वह ये बात सुन लेता है कि उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला तो उसके बाद वह मुझसे साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं तो तुम्हें केवल एंजॉयमेंट के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई शादी वगैरह नहीं करनी है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो उनकी जिंदगी को बर्बाद करके मैं तुमसे शादी भला कैसे कर सकता हूं। हाँ अगर तुम्हें रहना है तो मेरा मन महलाती रहना और मेरे साथ बनी रहना, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, अब से लेकर लास्ट तक भी। यानी कि सीधा सीधा आयुष्मान ने उसे धोखा दिया था और इस धोखे को खाकर वह एकदम से टूट जाती है। लेकिन अब तक उसके पति से उसका तलाक भी हो चुका था और तलाक होने के बाद वह उससे अलग हो चुकी थी। इसके बाद काफी दिनों तक तो वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहती है और आयुष्मान के साथ रहने से भी मना कर देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन बातों को कुछ दिन और बीतते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, यानी कि जो जेवर वगैरह उसके पास थे वो भी उसने बेच दिए थे और बेच कर उनसे अपना जीवन यापन किया था, तो उसके बाद वह काम करने का फैसला करती है। लेकिन नौकरी में उसकी हिम्मत नहीं होती तो इसी वजह से वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगती है और झाड़ू पोछा कर करके उसने एक झोपड़ी के अंदर अपना झोपड़ा किराए पर लिया था और उसके अंदर अपना जीवन यापन कर रही है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो रमेश होता है वह समझ जाता है कि शायद ये अकेली रहा करती है और जब ये तबीयत खराब हो गई है तो ये सोच रही है कि मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस बात को सुनकर जो रमेश है वो कहता है कि खैर जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें भोगने को मिला, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे बच्चे के लिए तुम
आज से उसी दिन जिस दिन तुम उसे छोड़कर गई थी, उसी दिन तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो, तो उसके सामने तक आने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत है। हाँ, अगर बात है तुम्हारी तबीयत की, तो तुम्हारी तबीयत को मैं ठीक करवा सकता हूँ, क्योंकि आज मैं सक्षम हूँ और कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। तो इसी नाते मैं तुम्हें रहने के लिए एक मकान दे सकता हूँ और काम करने के लिए नौकर चाकर दे सका हूँ, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी इसी तरह से व्यतीत हो, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई से लेकर आया था, तो ये आज भी मेरा फर्ज बनता है और मैं आज भी अपने फर्ज पर कायम हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो साक्षी है वो फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि तुम कुछ भी मत दो मुझे, और मुझे बस एक बार मेरे बेटे से मिलना है, उसे गले लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो रमेश होता है वह साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और बताओ अगर तुम्हें रहना है तो ठीक है, मैं अपने नौकरों को बोलकर तुम्हें वो जगह दिला देता हूँ। उसके बाद साक्षी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ऐसा ही कर दो। उसके बाद जो रमेश होता है वह अपने एक वहीं के सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इन्हें फलाने बंगले के फलाने कमरे में छोड़ कर आओ और वहाँ पर जो कुछ भी सामान इन्हें चाहिए सारे सामान का इंतजाम करो, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। इस बात को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान तो होते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार उसे एक दूसरे बंगले के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और वहां पर जो कुछ भी उन्हें चाहिए होता है वो सारी चीजें दिलाते रहते हैं और रमेश उसका इलाज भी करवाता है। साक्षी का इलाज हो जाता है, लेकिन जब वह मनी मन सोचता है इस बात को कि उसने बेहतर चुनकर कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि वह भी गरीबी में परेशान थी और इसी वजह से उसका दिल पिघल जाता है। और जब साक्षी पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद एक दिन जो रमेश होता है वह अपने बेटे के साथ आता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, ये तुम्हारी माँ है। इस बात को सुनते बेटा की आंखों में आंसू आते हैं, इधर माँ की आंखों में आंसू आते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और आज के समय में साक्षी, रमेश और उनका जो बेटा होता है जिसका नाम अमित होता है, वो सभी लोग एक साथ खुशियों से रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।